बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर का मिसिंग पार्ट है। वो आवाज़ जो थी उसका प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये दोबारा जो है ये लेक्चर ब्रीफ सा एक दोबारा से हम वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, ये सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ हाइडल एसी अल्टरनेटर। हम समझे कि तरबेला का अल्टरनेटर है एसी का, जो हरिपुर के पास जो हमारे पास तरबेला है इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, वो इंस्टॉल्ड है और वो जो है हमारे पास पावर सप्लाई कर रहा है और बहुत सारे अल्टरनेटर्स वहां पे इंस्टॉल्ड है। एक के लिहाज से समझाता हूं ताकि बात समझ आ जाए। वो ये है कि हम सपोज करते हैं कि 1000 मीटर का हेड है वाटर का। वाटर की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड 1000 मीटर। तो हमने देखा होगा आपने कि बंदा जो है वो किसी भी आबशार के नीचे थोड़ी सी हाइट उसकी ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 20 मीटर या 30 मीटर, तो उसके नीचे खड़ा नहीं हो सकता। पानी का इतना फ्लो का इतना प्रेशर होता है। फिर आपने ये भी देखा होगा रोजाना कोई नई खबर अखबार के अंदर आती है, या हम कुछ सोचते हैं कि यार दरियाए कुनार के पास बंदा खड़ा था, पीछे से पानी का बहाव आया तो वो डूब गया, या बहुत सारी बातें, गाड़ियां भी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी सुना होगा कि सुनामी के जब आया तो गाड़ियां क्या, मकान क्या, इंसान क्या, दरख्त, सब कुछ चला गया। तो अल्लाह पाक ने जो है वो पानी के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ी फोर्स रखी हुई है। ठीक हो गया। अब इसको सामने रखते हुए हम इस हाइडल जनरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी पाकिस्तान की कन्वेंशनल जनरेशन है। इस पे पाकिस्तान पूरा पूरा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हाइडल जनरेशन में। हमारे पास रिसोर्सेज हैं। जिन कंट्रीज में हाइडल की वो होती है, जनरेशन होती है, या वाटर केपेबिलिटी होती है, वाटरफॉल होती है, वाटर केपेबिलिटी ज्यादा होती है, और तो वहां पर ज्यादा रिसोर्सेज होती हैं, तो वहां पर जनरेशन हाइडल के थ्रू होती है। अच्छा, हम कहते हैं कि 1000 मीटर की एक, यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ पे 1000 मीटर की हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 मीटर की एक जो है हाइट है। ठीक है, और वाटर को यहाँ पे गेट्स ने रोका हुआ है। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे गेट्स हैं, उन्होंने वाटर के प्रेशर को रोका हुआ है। ठीक है, आगे हम अज्यूम करते हैं कि गेट से आगे एक रास्ता बना हुआ है नीचे की तरफ। यहां से देखें, इस तरह अज्यूम करें कि यहां से ये रास्ता बना हुआ है। ठीक है जी, जो वो जैसे गेट्स खुलेंगे तो इस पानी इस रास्ते से नीचे की तरफ आएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या आगे इंस्टॉल्ड है, टरबाइन इंस्टॉल्ड है। पानी अगर यहाँ से गिरा तो सारा का सारा किस पे गिरेगा, टरबाइन पे। टरबाइन की बकेट्स लगी हुई हैं, या क्लॉकवाइज मूव करेंगे या काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, और ये मूव करेंगे कॉन्स्टेंटली। ठीक है जी, अब ये जब जब ये स्टार्ट करेंगे मोशन, तो हमने देखा कि ये टरबाइन है, इसकी आगे हमने कपलिंग की होती है उसके साथ, रोटर के साथ। किसके साथ कपलिंग की होती है? रोटर के साथ। क्योंकि टरबाइन का जो शाफ्ट है, मूवमेंट का जो पार्ट है, शाफ्ट, वो कपल हुआ होता है रोटर के शाफ्ट के साथ, ये आपस में कपल हुए होते हैं। तो टरबाइन रोटेट करेगा तो रोटर रोटेट करेगा, और रोटर की मूवमेंट से क्या होगा, हमारे पास जो रोटर की स्टार्ट मूवमेंट होगी और उससे आगे प्रोसेस होगा। उसको सामने रखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अपने समझाने के लिए। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जनरेशन करनी है तो हम गेट्स को ओपन करते हैं। कितने गेट्स ओपन करने हैं उसका भी कंट्रोल होता है, मैनुअल कंट्रोल भी है, अब वो पुराना हो चुका है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, इंटेलिजेंट कंट्रोल, या विद रेस्पेक्ट टू पावर डिमांड कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट है जो लेटेस्ट एडवांस्ड सिस्टम है। कितनी पावर चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना पानी आपने बहाना है, कितने गेट्स ओपन करने हैं, कितने क्लोज रखने हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल होता है। ठीक है, इसे गवर्नर कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गवर्नर कंट्रोल, पूरा कंट्रोल होता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो नाम होता है उसे कहते हैं ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, एजीसी, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। ठीक है जी, एजीसी कहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास एक्टिव पावर कंट्रोल है पी, और रिएक्टिव पावर कंट्रोल है क्यू। ठीक है, ये आगे आप जो लेक्चर्स और सुनेंगे इसी के लिहाज से, उसमें पी और क्यू का बार बार डिस्कशन और तस्करा आएगा। आपने गेट्स खोले, ठीक है जी, तो पानी सारे के सारे फुल प्रेशर के साथ, आप देखें यहाँ से अज्यूम करें जो माउस यहाँ से मूव कर रहा है, पानी का सारा प्रेशर के साथ नीचे आया। 1000 मीटर की हाइट का प्रेशर था, वो ठीक ठाक प्रेशर बना, और नीचे पता नहीं कितने डाउन फ्लो ग्राउंड फ्लोर की तरफ उसने जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की। तो अब अज्यूम करें कितना बड़ा प्रेशर बना इस रास्ते से। एक रास्ता बनाया हुआ है, गेट से पानी सारा का सारा उस रास्ते से जो है, अज्यूम करते हैं कि सीमेंटेड वे है, या अज्यूम करें कि उसको पूरा का पूरा डिजाइंड वे है। ठीक है जी, उससे जो है नीचे आया। यहाँ पर हमारे पास टरबाइन लगी हुई थी। क्या थी? टरबाइन लगी हुई थी, और टरबाइन की क्या थी? बकेट्स। पानी फुल प्रेशर के साथ टरबाइन के बकेट्स पे मूवमेंट उसने पड़ा,
तो फोर्स लगी फुल, तो फोर्स किया वो टरबाइन ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट मोशन फोर्स के, पानी के फोर्स के लिहाज से क्लॉकवाइज बनती है या काउंटर क्लॉकवाइज बनती है। ठीक है, तो ये टरबाइन की मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो मैंने आपको यहां पे कहा था कि देखिए अज्यूम करें कि टरबाइन के साथ यहां पे क्या कपल हुआ है, रोटर। तो टरबाइन का शाफ्ट और रोटर का शाफ्ट आपस में एक है, याद रखें। टरबाइन की स्पीड मालूम करनी है तो किसकी मालूम, मतलब क्या हो, किसकी मालूम कर रहे हैं, रोटर की स्पीड। रोटर की स्पीड, और आपसे अगर पूछा जाए सिंक्रोनस स्पीड, तो पहले आप रोटर की स्पीड देखेंगे, रोटर से नहीं निकलती तो टरबाइन की स्पीड निकाल लेंगे, तो टरबाइन की जो स्पीड में निकलेगी वही सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। तो यहां पे रोटर भी मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब यहां पर बात समझने की है, रोटर ने मूवमेंट स्टार्ट की, क्या की, रोटर ने मूवमेंट स्टार्ट की। तो रोटर को कौन सा इनपुट मिला, टरबाइन की तरफ से मैकेनिकल इनपुट मिला है, पीएम मैकेनिकल इनपुट मिला रोटर को, तो रोटर ने स्टार्ट कर दिया मोशन। ठीक है जी, एक बात हमने अभी पढ़ा है सेलिएंट पोल रोटर। तो सेलिएंट पोल रोटर की जो कन्वेंशनल स्पीड है दैट इज 600 आरपीएम। कितनी है जी, 600 आरपीएम। एक ये कौन सी स्पीड है, ये स्टैंडर्ड स्पीड है, रेटेड स्पीड है सेलिएंट पोल की, और ये स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक हो गया, 600 हमें पता है। जब हमारा रोटर 600 आरपीएम तक पहुंच जाएगा, या हमने पानी का इतनी फोर्स लगाई है जिससे ये 600 तक पहुंच जाएगा, तो जैसे ये रोटर की स्पीड 600 पहुंचेगी, हमें टैकोमीटर भी बताएगा, हमारे पास लेटेस्ट स्पीड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, स्पीड मेजरिंग सिस्टम्स हैं जो बता देंगे 600 आरपीएम तक पहुंच चुका है। जैसे ये पहुंचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी को प्लग इन करेंगे। क्या करेंगे, डीसी को प्लग इन करेंगे। डीसी प्लग इन हुआ तो रोटर की वाइंडिंग्स थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से रोटर के पोल्स बन जाएंगे और रोटर की जो है वो क्या हो जाएगी, फील्ड जनरेट होगी। अब डीसी है तो कांस्टेंट फील्ड होगी, लेकिन चूंकि रोटर मूव कर रहा है कांस्टेंटली, दैट कांस्टेंट फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेटिंग फील्ड। तो ये रोटर की जो 600 आरपीएम की जो अल्टरनेटिंग फील्ड है दैट विल कट द स्टेशनरी कंडक्टर्स ऑफ द स्टेटर। तो स्टेटर के कंडक्टर स्टेशनरी है, उनको कट करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ मोशन। ईएमएफ इज वेरिएंट, कंडक्टर इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसके स्टेटर के कंडक्टर्स के अंदर क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगी, हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पैदा करने से पावर की जनरेशन होगी। ठीक हो गया, ये बात सिंपल है जो आम लफ्जों में समझाई है। अब हमारे पास ये सर्किट बना हुआ है 120 वोल्ट टू 600। तो हमने फॉर एग्जांपल ये इसको 600 वोल्ट, अब जो वोल्टेज को रिक्वायर्ड थी एट नो लोडिंग, क्योंकि जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो लोड अप्लाई डायरेक्टली नहीं करते, पहले जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, रनिंग में जब आता है तब लोड अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल 120 से 600 तक दे सकते हैं, 300 दे दी है, 300 वोल्ट रोटर को फील्ड दी, तो रोटर की जो है फील्ड जनरेट पैदा हुई कांस्टेंट फील्ड, लेकिन रोटर की मूवमेंट हो रही है 600 आरपीएम पे, तो क्या होगा, रोटर के कांस्टेंटली जो है वो 600 आरपीएम अल्टरनेटिंग पैदा होगी। जैसे ये अल्टरनेटिंग पैदा हुई दैट विल कट द स्टेशनरी कंडक्टर्स ऑफ द स्टेटर। इसको भी कट करेगी, इसको भी कट करेगी, और इसको भी कट करेगी, और फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगी, इंड्यूस होगी। जैसे ही फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगी तो इसकी जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी पैदा होगी इसकी स्टेटर की, वो किससे मेजर करेंगे, वही हमारे पास फार्मूला है NS इज इक्वल टू 120 F बाई P। तो F 60 है या 50 है जो भी, और P इतने होंगे जिससे हमारे पास 600 आरपीएम आ जाएगा। जो स्टैंडर्ड रेटेड स्पीड है वो रोटर की भी होगी, और जो स्टैंडर्ड स्पीड है हमारे पास उसकी मशीन की, वही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, स्टेटर की होगी। तो 600 पे रोटर भी है, 600 पे स्टेटर भी है, रोटर के पोल्स भी बन गए, स्टेटर के पोल्स भी बन गए। अब रोटर के पोल्स नॉर्थ हैं तो ये साउथ के साथ इंटरलॉक हो जाएगा, इसका साउथ है ये नॉर्थ के साथ हो जाएगा, इसका नॉर्थ है साउथ के साथ। तो आपस में जितने पोल्स है, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं, हमें नहीं पता, कैलकुलेट हमने नहीं किया, वो डिजाइन नहीं किया हुआ। 6 पोल्स अगर रोटर के हैं तो 6 पोल्स किसके होंगे, स्टेटर के होंगे। हर पोल रोटर का स्टेटर के साथ इंटरलॉक होगा, और रोटर का हर पोल स्टेटर को फॉलो करेगा। रोटर विद पोल्स विल फॉलो दी स्टेटर पोल्स, और रोटर और स्टेटर आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। इस इंटरलॉकिंग को कहते हैं मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग। मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाएगी, और दोनों फील्ड्स, रोटर की फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे समझे, जैसे आप समझे कि एक 2 साइकिलिस्ट हैं, और बल्कि एक साइकिल है, उसमें 2 टायर लगे हुए हैं, दो नहीं 4 टायर लगे हुए हैं, 4 व्हील साइकिल है, साइकिलिस्ट इस्तेमाल करते हैं रेसिंग में। तो 2 साइकिलिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी एक आगे बैठा हुआ है एक पीछे बैठा हुआ है, दोनों पाँव से जो है वो उसकी व्हील की मोशन को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही रेसिंग स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि दोनों टायर्स सेम स्पीड के साथ
और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ हम देखते हैं कि वो मूव करते हैं। अगर यहाँ पर व्हाइट हम निशान लगा लें टायरों पे मुख्तलिफ जगह पे, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे एक व्हाइट जो उसका वो है उसका निशान है वो मूवमेंट करता है, इसी तरह दूसरा का भी कलर है उसी तरह मूव करेगा। जैसे एक की स्पीड है जैसे दूसरी की स्पीड है, हम ये कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, दोनों एक ही दो साइकिलिस्ट हैं, एक साइकिल पे सवार हैं और दोनों की स्पीड सिंक्रोनाइज्ड है। एक ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है, दो साइकिलिस्ट हैं दो टायर्स पे, एक साइकिलिस्ट अलग बैठा हुआ है एक उस पे रेसिंग के लिए, दूसरा भी साथ है। दोनों जैसे ही स्टार्ट होते हैं मूवमेंट करने के लिए तो हम देखते हैं बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं यार, हम कहते हैं यार सिंक्रोनाइज्ड है एक दूसरे के साथ। दूसरी एग्जांपल समझ लें। तीसरी एग्जांपल ये है, हम समझे एक स्टूडेंट आता है कॉमसेट्स में, नया है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए डिफिकल्टी होती है, मतलब क्विज भी है, उसके लिए असाइनमेंट्स भी है, एक नया एनवायरनमेंट है। तो अब वो स्टूडेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 3.9 CGPA मेंटेन करता है फर्स्ट सेमेस्टर में, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, और वो क्विज भी आता है तो उसी तरह सही देता है, एग्जाम्स आते हैं उसी तरह करता है, खुद असाइनमेंट करता है, सारी मेहनत करता है, लेक्चर नोट्स बनाता है, मेहनत करता है सारी। तो आखिर में जब वो फर्स्ट सेमेस्टर से निकल जाता है या इवन 8th सेमेस्टर तक उसकी यही प्रोग्रेस रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस स्टूडेंट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा सिंक्रोनाइज्ड है कि उसकी जो वेरिएशंस हैं क्विज की, असाइनमेंट की, डिफिकल्टी लेवल्स, ये इसको जो है इसकी प्रोग्रेस को अफेक्ट नहीं करती। दूसरा मतलब समझ गए, ये भी समझ गए। अब जनरेटर पे आते हैं। जनरेटर का मतलब यहां पे ये है कि दोनों फील्ड्स आपस में, रोटर की और स्टेटर की, ऐसे सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगी कि जब हमारे पास लोड वेरी करेगा आउटपुट पे, लोड रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, फार्म लोड, मुख्तलिफ किस्म की लोडिंग होती है जो अप्लाई की जाती है एट द टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर या जनरेटिंग स्टेशन से हमारे पास ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को, मुख्तलिफ जगह पे हम पावर सप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास इन दोनों की आपस में जो सिंक्रोनाइजेशन होती है रोटर और स्टेटर की, वो डिस्टर्ब नहीं होती बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होती। और अगर जैसे ही लोड इंक्रीज करना चाहे, हम उसकी कंट्रोल के लिए पीछे से क्या करते हैं, प्राइम मूवर का जो मैंने कहा है अभी गवर्नर कंट्रोल, उसके थ्रू हम इसकी इनपुट कंट्रोल करते हैं, उसके थ्रू इसकी वो होती है आगे आउटपुट कंट्रोल होता है। तो जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो अपरेंट पावर होती है दैट इज S इज इक्वल टू P प्लस माइनस JQ। एक एक्टिव पावर एक रिएक्टिव पावर है। अगला मतलब समझे, एक्टिव पावर कंट्रोल करने के लिए गवर्नर को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि रोटर की स्पीड क्या रहे, 600 पे रहे, और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए एक्साइटेशन को कंट्रोल करना होगा, क्यू को कंट्रोल करना। क्यू कंट्रोल करेंगे तो रिएक्टिव पावर और वोल्टेज कंट्रोल होगी, और पी को कंट्रोल करेंगे तो गवर्नर को कंट्रोल करेंगे, पीछे से वो इनपुट मैकेनिकल देगा। तो ये दोनों फील्ड्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगी। चूंकि ये फील्ड्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, पोल्स इंटरलॉक हो जाते हैं, और लोड की वेरिएशन से इनकी सिंक्रोनाइजेशन पे अफेक्ट नहीं आता। इस वजह से इस अल्टरनेटर को कहते हैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर या AC अल्टरनेटर। दैट्स व्हाई द टर्म सिंक्रोनस कम्स हियर, बिकॉज ऑफ द टू फील्ड्स गेट सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। और यहां पे आउटपुट पे जो स्टेटर विद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, 3 फील्ड्स विल बी एट 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये हमने जो हमारे पास रह गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द अल्टरनेटर है। इसके बाद हम थोड़ी सी जो स्टेटर की जो आप लोगों ने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ वाइंडिंग है स्टेटर की, तो नाम सिर्फ पता हो जाए। स्टेटर में जो वाइंडिंग करते हैं कंसंट्रिक भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, लैप वाइंडिंग भी होती है। ये लैप की शेप देख लें, लैप, एक लैप, फिर उसके ऊपर दूसरा लैप, फिर साइड पे तीसरा लैप, इस तरह ये। फिर वेव वाइंडिंग सीरीज की शक्ल में, देखें अब सीरीज की तरह पैटर्न रिपीट हो रहा है। जिस तरह कि आप देखें किसी भी पानी में आप पत्थर जो है वो या स्टोन या थ्रो करें तो आप क्या देखेंगे कि एक सीरीज पैटर्न बनता है। ये वेव वाइंडिंग इसी सीरीज पे है। कॉन्सेंट्रिक और स्पाइरल वाइंडिंग, ये कॉन्सेंट्रिक और स्पाइरल की शेप है, ठीक है। 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये देख लें, ये 3 फेज वाइंडिंग की है। रेड येलो ब्लू एक तरफ, दूसरी तरफ भी रेड येलो और ब्लू, या रेड ब्लू येलो और रेड ब्लू येलो, ये फेज सीक्वेंस है, ठीक है। आगे हम आपको सिर्फ यहाँ पे जो मेन चीज थी बताने की, वो फॉर एग्जांपल ये पीछे जो डायग्राम्स बनाई उसके हम एक्सप्लेन कर रहे थे पिच क्या होता है ये। तो फिलहाल हमने इसको फिलहाल आपके लिए छोड़ दिया है कि हम सिंगल टर्न कॉइल लेते हैं। सिंगल टर्न कॉइल ये है हमारे पास, उसके दरमियान नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं पोल पिच। 2 कॉइल के दरमियान जो डिस्टेंस उसको कहते हैं कॉइल पिच। फिलहाल आपके लिए हम छोड़ते हैं, फिलहाल इसको छोड़ दें सेमेस्टर में।
इंशाल्लाह आगे करेंगे। हाँ, ये हमारे पास आर्मेचर पूरा का पूरा आर्मेचर है। ठीक है जी, इस आर्मेचर को हम दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, स्टेटर कहते हैं। हर आर्मेचर पे क्या बने हुए हैं, स्लॉट्स बने हुए हैं, ये देख लें। टोटल कितने स्लॉट्स हैं हमारे पास, गौर से हम देखें 10। हर स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर्स हैं, 1 2। टोटल कितने कंडक्टर्स हुए, 20। आप ये देख लें कि 1 के बॉटम से एक कंडक्टर लिया हुआ है, वो जा रहा है 3 के अपर एंड पे, ये देख लें आप। दूसरा कंडक्टर हमने 2 के बॉटम से लिया है, वो जा रहा है 4 के ऊपर के हिस्से में। इस तरह आप देख लेंगे कॉइल्स की शेप्स बनती हैं। इसी तरह फिर आगे आपने देखा है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इसी तरह मुख्तलिफ शेप्स के साथ बनती है। आगे रोटर है, रोटर को देखना है कि रोटर क्या, ये हमारे पास एक रोटर है, इसे कहते हैं सेलिएंट पोल रोटर। क्या कहते हैं, सेलिएंट पोल रोटर। इसको सेलिएंट पोल क्यों कहते हैं, या प्रोजेक्टिंग, मैंने क्या कहा था कि पोल्स बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड होंगे। तो आप ये देख लें कि इसके सारे के सारे पोल्स जिस तरह हाथों को दोनों बाहर निकाल लें, तो आप ये देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ बाहर निकले होंगे। इस नॉर्थ साउथ कितने पोल रोटर है, 4। तो रोटर स्टेटर कितना होगा, 4 पोल जनरेटर होगा, 4 पोल स्टेटर भी 4 पोल होगा। तो ये हमारे पास देखें कि ये हमारे पास वाइंडिंग हुई है उसके ऊपर, रोटर के ऊपर। ये कौन सी वाइंडिंग है, इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, जो हमने अभी पढ़ी है पीछे इसी लेक्चर में। डीसी को देते हैं रोटर को। तो जो ये स्लिप रिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ये स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स के साथ क्या बनी हुई है, कार्बन ब्रशेस या ग्रेफाइट ब्रशेस। इससे डीसी सप्लाई होती है। इससे क्या होता है, डीसी सप्लाई होती है और ये कार्बन ब्रशेस से कांटेक्ट बनाती हैं। तो स्लिप रिंग प्रोवाइड्स पाथ फॉर पावर फ्लो फ्रॉम द रोटर टू द स्टेटर। ठीक है जी, ये फील्ड वाइंडिंग है। सेलिएंट पोल रोटर है, इसकी स्पीड 120 से अप्रोक्सीमेटली 500 या 600 आरपीएम होती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका मैकेनिकल जो थ्रस्ट, मैकेनिकल इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, इनर्शिया बहुत होता है। ये हमारे पास दूसरा रोटर है, इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, राउंड रोटर। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसके पोल्स अंदर ही होते हैं, सारे बाहर नहीं निकले हुए होते हैं, ये देख लें आप। ठीक है जी, इसमें से कुछ में से करंट अंदर जाएगा, इन होगा तो डॉट, बाहर निकलेगा तो क्रॉस, डॉट और क्रॉस का रूल्स। फिर वही स्लिप रिंग्स होंगी, वही हमारे पास डीसी सप्लाई होगा और हमारे पास जो है वो इसकी इसकी तरह इसकी मूवमेंट भी होगी। तो इसकी स्पीड 300 आरपीएम तो जाती है, इसकी 600 आरपीएम जाती है। तो ये हाई आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ये जरा उससे कम लो आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये अदर शेप्स, दोनों की यही शेप्स हैं। ये बाहर की तरफ है तो ये प्रोजेक्टिंग है, ये अंदर है तो सेलिएंट है। अब ये हमारे पास सिंपल एक जनरेटर बना हुआ है, सिलेंडरिकल रोटर है। ये फिगर में देखते हुए तो बहुत छोटा नजर आता है। इसके अगर आप एक, हम इस तरफ भी अगर बंदा जो ग्रिड स्टेशन के अंदर है एक तरफ खड़ा हो तो दूसरी तरफ बंदे नजर ही नहीं आएगा कि पता नहीं कौन खड़ा है, इतना बड़ा इसका साइज होता है। हम ये समझे कि डबल ई का जो ग्राउंड फ्लोर है उससे लेके शायद ये सेकंड फ्लोर से ऊपर तक इसकी जो है वो हाइट जाए या थर्ड फ्लोर को टच करे। ठीक हो गया। ब्रेड्थ आप समझ लें कि हमारे डबल ई के एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक इसकी ब्रेड्थ होगी इतनी लंबी, या उससे जरा कम होगी, इतनी बड़ी। तो इस इतनी बड़ी जो हमारी पास इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, इसका वेट टन्स के अंदर होगा। और इसके अंदर जो नॉइज प्रोड्यूस होती है वो नॉइज इतनी ज्यादा होती है कि ग्रिड स्टेशन के अंदर आम बंदा जो है वो दूसरे की आवाज इसके करीब जो वर्किंग होती है तो नहीं सुन सकता। ये हमने खुद देखा भी है जाके। ठीक है, दूसरी बात, और हीट इतनी प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ इट्स रोटर की फील्ड वाइंडिंग्स की वजह से, तो और इसकी वर्किंग की वजह से इसकी फील्ड इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि आप ये समझें कि 24 आवर्स या 12 आवर्स के बाद इसकी मेंटेनेंस के लिए या इसके इसके वर्किंग को स्टॉप करने के बाद 12 घंटे या 24 घंटे बाद बंदा जा सकता है इसकी पूरी की पूरी जो है वो इसके रूम के अंदर, जो रोटर जहां पर इंस्टॉल होता है इसकी जो मेंटेनेंस करने के लिए जो रूम्स होते हैं उसके अंदर रोटर जो है वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि इतना टाइम लगता है कि इसको कूल डाउन नॉर्मल पोजीशन पर आए। इसकी और अल्टरनेटिव्स भी इंस्टॉल होते हैं जिसको हमने पैरेलल ऑपरेशन आपको समझाया हुआ है। इसके लिहाज से और शेप्स देखें, लेमिनेशंस बने होंगी स्टेटर में भी रोटर पे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। तो स्टेटर से रोटर के अंदर रिड्यूस होती है ताकि एडी करंट लॉस कम हो। ये एक और टर्बाइन, ये एक और जनरेटर है, स्टीम का जनरेटर है। तो स्टीम किसको रन करती है, सिलेंड्रिकल रोटर को। स्पीड 300 आरपीएम होती है, जो काम की स्पीड है। जो इनपुट मिला टर्बाइन को तो वो इस्तेमाल हुआ और उसके बाद जो है वो आउटपुट आ गई स्टीम की जो यूजलेस थी, वो बाहर की तरफ उससे कोई और काम ले लिया। यहाँ पे इसके टर्बाइन की ब्लेड्स मूवमेंट हुई फोर्स से, उससे क्या हुई
आगे रोटर ने मूवमेंट स्टार्ट की, तो रोटर जब जैसे ही पहुंचेगा अपनी स्पीड को तो एक्साइटेशन प्रोवाइड की। एक्साइटेशन जिनसे ने कट किया उसके स्टेटर के स्टेशनरी कंडक्टर्स को, फील्ड प्रोड्यूस हुई, उस फील्ड से हमारे पास सिंक्रोनाइज होकर आउटपुट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये भी स्टेटर का, ये स्टेटर है पूरा, ये स्टेटर के क्या कहते हैं कंडक्टर स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स में से कंडक्टर्स लिए हुए हैं, ये बीच में रोटर है। इसी तरह ये भी एक उसकी शेप बनी हुई है, ये भी हमारे पास जो है वो रोटर है, इसके बाहर ऊपर स्टेटर है, इसकी वाइंडिंग्स होंगी, इसे फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ये कट करेगा, 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड होगी। ये आप स्टडी कर लें, स्लिप रिंग्स सारी हर चीज लिखी हुई है, बहुत सिंपल है। पाथ प्रोवाइड करते हैं पावर सप्लाई के लिए, ब्रशेज हैं वो क्या करते हैं डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, अब तो ब्रशलेस सिस्टम आ गया है प्रोवाइड करने के लिए। और हमारे पास ये आया हुआ है, ये जिसे कहते हैं स्टैटिक एक्साइटर्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक एक्साइटर्स मूवमेंट नहीं करते, इनमें हमारे पास हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं यूजिंग डायोड्स। डायोड्स भी कर सकते हैं, थायरिस्टर्स भी कर सकते हैं, SCR फैमिली आप पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है जी। तो क्या मकसद होता है इसका, सब इस पूरी डायग्राम का क्या मकसद है? इसका मकसद ये होता है कि हमने डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करनी है जनरेटर को। तो पुराना तरीका यह था कि डीसी जनरेटर्स इंस्टॉल कर लो ऑन द शाफ्ट ऑफ द रोटर, ठीक है जी, वो कन्वेंशनल सिस्टम था, या डीसी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ सम अदर वे अराउंड आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड करो आर्मेचर को, ये भी एक और तरीका था। लेटेस्ट जो है वो ब्रशलेस, फिर ब्रशेस के साथ प्रोवाइड करो, ब्रशेस की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वियर एंड टियर हो जाता है ब्रशेस का, ब्रशेस से डस्ट पैदा होती है, ब्रशेस कॉस्टली होती हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ब्रशेस की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, नई इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर विद दी ब्रशेस। तो उससे अवॉइड करने के लिए हमारे पास सेमी कंडक्टर कंट्रोल है, जिसे कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, पूरी की पूरी ड्राइव कंट्रोल सिस्टम है इस जनरेटर का। क्या करते हैं जी, हम AC ली स्टेटर से, उसको कन्वर्ट किया डीसी को, और वो डीसी किसको प्रोवाइड करते हैं? रोटर को। जब भी जरूरत होती है डीसी एक्साइटेशन की तो वो क्या किससे लेता है? स्टेटर से लेता है, और स्टेटर से डीसी प्रोवाइड होती है रोटर को। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि फ्रॉम वेरी बेसिक स्टार्ट तो शायद उसको एक्सटर्नल डीसी प्रोवाइड की जाए, अदरवाइज हमारे पास जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म होती है स्टेटर की, उससे भी हम डीसी को एक्साइटेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बात, दूसरी एक और बात भी है कि हम जब जनरेटर हमारे पास मूवमेंट करता है और उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है, जब फील्ड सिंक्रोनाइज होती है तो जो एसी प्रोवाइड कर रहा होता है उस एसी से भी हम डीसी कन्वर्ट करके इस ड्राइव के थ्रू रोटर को प्रोवाइड करते हैं, और रोटर जो है वो सिंक्रोनाइज, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उसके बन के रोटर के पोल्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, जिससे उसकी जो है वो आउटपुट डिलीवर होती है। ये पूरा का पूरा जो है आप ये भी देखें आप, रोटर के पोल्स हैं, रोटर के देख लें, ये पूरा का पूरा ये एक्साइटेशन सिस्टम है पूरी प्रोवाइड हो रही है। और ये हमारे पास इतनी बड़ा जो है टर्बाइन के साथ, ये आगे शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट है फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आई डोंट नो कि ये शाफ्ट है कि ये, चलो जो भी ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट आगे किसके साथ कबल होगी? टर्बाइन के साथ। तो टर्बाइन की मूवमेंट होगी तो इसकी भी मूवमेंट होगी, तो आगे क्या होगा? पूरी की पूरी रोटर की मूवमेंट होगी। तो रोटर के फॉर एग्जांपल 60 पोल्स, आई डोंट नो कितने हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ 60 पोल्स है, इसका मतलब है स्टेटर के भी 60 पोल्स होंगे, ठीक है कि नहीं? तो वो पोल्स होंगे, तो जो स्पीड इसकी होगी वही अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपस में क्या होगी? सिंक्रोनिज्म में आएंगे। और ये कंप्लीट 1 by 1, ये क्या है? कंप्लीट 1 by 1 लेबलिंग एंड ग्राफिकल एनालिसिस, यू कैन से ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द जनरेटर। हमारे पास पोल्स बने हुए हैं 4, ठीक है जी, पोल शूज भी हैं, पोल फेस भी है, पोल पे वाइंडिंग्स भी हुई हैं, ठीक है जी। और ये आप हर चीज को आप देख लें, ये आपके सामने क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार कि पूरे का पूरे जनरेटर की जो हमारे पास वो कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो भी रोटर, जनरेटर, एक्साइटेशन सिस्टम एंड एक्सटर्नल मैकेनिकल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय दी टरबाइन। और टरबाइन को कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नर प्रोवाइड करता है। तो इसको भी जरा सा आपने इसको स्टडी करना है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्लीज प्रोवाइड अस द लेबलिंग ऑफ द ग्राफिकल, ये पूरा का पूरा उसका क्या कहते हैं, पिक्टोरियल व्यू है, यू कैन से इट अ पिक्टोरियल, ग्राफिकल नहीं बल्कि पिक्टोरियल व्यू ऑफ दी जनरेटर, ठीक है जी। बेसिकली ये तो डीसी का बना हुआ है, लेकिन चीज एक ही होती है, एसी हो या डीसी हो,
तो उसकी सारी सारी चीजें, स्लॉट्स बने हुए हैं, कंडक्टर्स हैं, फिर यहाँ पे स्टेटर की वाइंडिंग्स होगी, ठीक है जी, स्टेटर की वाइंडिंग, फिर रोटर की वाइंडिंग्स, और ये पूरे इसके अंदर जो इंडक्शन होती है, और भी ये एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। लेकिन हमने ये समझना है, ये थोड़ा सा इसने डीसी के लिहाज से बताया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको स्टेटर नजर आ रहा है। द स्टेटर कम्स हेयर, यहाँ पे स्टेटर है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये रोटर पोल्स होंगे, ये आगे कट करेंगे स्टेटर को, तो डीसी के लिहाज से इसने डायग्राम बनाई हुई है।